हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर। ये सेंट एंथनी स्कूल का है जो फतेहगढ़ ब्रांच है। तो इस पेपर में अगर हम ओवरऑल पेपर देखेंगे तो काफ़ी बैलेंस्ड पेपर है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं तो कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है जिससे बच्चे के लिए एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसके लिए चेक लिया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स कैरी करा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलने से इसमें से कौन सा स्टार्ट होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग ने अभी लास्ट 2 डेज रिवीजन क्लास में क्लास 11th को ये बताया हुआ था बच्चों को कि ये कंफर्म क्वेश्चन है जो आने वाला है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाती है। तो जो आंसर है इसका वो है मोलैरिटी। सो मोलैरिटी यहाँ पे आंसर है। रीजन है, जो मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है वो होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। सो वॉल्यूम वेरी विद द टेम्परेचर, और जिसके चलते ये चेंज होने की वजह से जो ये क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। सो मोलैरिटी पे फर्क पड़ता है। देन मोलैलिटी में वेट आता है, मोल फ्रैक्शन में मोल्स हैं, वेट फ्रैक्शन में अगेन वेट है। तो मास पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो चेंज ज्यादा एक हम कहें नोटिसेबल चेंज होता है वो वॉल्यूम में होता है। सो फर्स्ट का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा लीनियर नहीं है। तो फर्स्ट हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखते हैं इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O दो हैं, बट यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मल्टीपल को एक ही इंक्लूड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो थिंग्स हैं जैसा हम कहते हैं। तो यहाँ पे दो बॉन्ड हैं और दो चीज़ों को अरेंज करने का बेस्ट वे लीनियर होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो है लीनियर। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है C2H2। अगर हम देखें तो ये इथाइन है। 10th क्लास में हमने काफ़ी बेटर वे में इसे पढ़ा हुआ होता है, बट 11th में हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C इथाइन। तो इथाइन भी लीनियर होता है, बट आप कैसे जान सकते हैं अगर मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प दूं तो मैं कहूंगी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। इस चैप्टर में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, अदर ये भी sp है। यहाँ पे दो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है और sp में दो ऑर्बिटल होते हैं। अगेन दो चीज़ों को अरेंज करने का जो बेस्ट वे है वो लीनियर है, जिसके चलते दोनों ही कार्बन लीनियर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी है लीनियर। अदर वन नेक्स्ट है HCN। HCN SCN अगेन ट्रिपल बॉन्डेड है। यहाँ पे कार्बन के पास दो चीजें हैं, जैसा मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड्स को हम सिंगल ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ये भी हो गया लीनियर। लास्ट वाटर है। तो अगर स्टूडेंट्स को लगे कि इतना सब हमें कैसे पता होगा तो मैं आपसे कहूंगी कि आपको बहुत अच्छे से H2O का स्ट्रक्चर पता है। तो जरूरी नहीं है B और C ऑप्शन आपको आता हो। A हमारे एकेडमिक से ही है, D नॉर्मल है हमारे लिए, और हमें वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफी अच्छे से बताया गया है पूरे चैप्टर में। तो उसका स्ट्रक्चर बेंट होता है। रीजन है इसके लोन पेयर। तो थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं। सो वाटर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा जाता है। ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंट है। तो हो सकता है आपको तीन ऑप्शन ना पता हो, बट हमें जो आंसर है वो बहुत कंफर्म वे में पता है कि वो डी ही हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका होगा आंसर करने का। क्वेश्चन नेक्स्ट के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक कंसंट्रेशन का क्वेश्चन, जहाँ पे मोलैरिटी पूछी गई है और हमें कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में दिया गया है। तो फर्स्ट मोलैरिटी जैसा मैंने ऊपर कहा ये होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर में। तो ये लीटर की वॉल्यूम है, बट हमें जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो कंसंट्रेशन टर्म हमें दी हुई है ग्राम पर लीटर में, जिसे हम एक तरह से डेंसिटी भी कह सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये ग्राम पर लीटर में है। तो चेंज देखिएगा, हमें जो दिया हुआ है वो है 0.9 ग्राम अपॉन लीटर, और मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर।
तो डिनोमिनेटर तो ओके है, हमें न्यूमरेटर को मोल्स में ले जाना है। तो मोल्स में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम लोग किसी भी मोल में मास को कन्वर्ट करने के लिए लेते हैं। चलिए साइड से लिख भी देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि यहाँ पे ये ग्लूकोज के लिए कहा गया है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका मास भी पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है, ये C6H12O6 हमें 10 से पता होता है, फोटोसिंथेसिस में ये फॉर्मूला हमें पता चला है वहां से। बाकी इस क्लास में भी हमने कहा है कि इसका मास आप कैलकुलेट करके याद रखिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका मास होता है 180, हम 180 से इसे डिवाइड करेंगे। बाकी ग्राम अपॉन मोलर मास है, तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है मोल में, और डिवाइड में लीटर की यूनिट बनी रहेगी, और मोल पर लीटर को मोलैरिटी बोला जाता है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/200, जिसको हम लिख सकते हैं 0.005, जो हमारा आंसर है। सो आंसर इज सी, जो है 0.005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा फोर्थ क्वेश्चन। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है एलिमेंट विच जनरली एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हुज आयंस आर जनरली कलर्ड आर। तो ये है थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन, और इसमें हमें दो बातों के लिए कहा गया है कि एक मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट हो और एक कलर्ड आयन हो। तो ये हमने एस, पी, डी और एफ जो पॉइंट लिखे थे उनकी प्रॉपर्टीज में हमने नोट करा था। हमने लिखा था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जिसमें से ग्रुप 1 की मैं बात करूं, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट सिर्फ शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 2 के एलिमेंट शो करते हैं सिर्फ +2। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, बाकी कलर्ड होते हैं आयंस, बट यहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल नहीं है। हम चलते हैं सेकंड, जो हमने पढ़ा था डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, प्लस ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो कलर्ड होते हैं। इन कलर्ड कंपाउंड का रीजन हम लोग 12th में पढ़ेंगे, डी ट्रांजिशन इनका जो मेन रीजन होता है, और ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल्स भी दिए हुए हैं, तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ये मोस्टली कलर्ड नहीं होते। तो यहाँ पे जनरली कलर्ड नहीं होते, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अभी हमारे लिए वो हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि आइसोबार क्या होते हैं। सो आइसोबार, आइसो मीन्स सेम, तो ये टर्म हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिनका मास सेम होता है। तो अगर मास सेम होगा तो उन्हें आइसोबार कहा जाता है। तो आप सिंपली चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हीलियम में एक में मास दिया हुआ है 3, दूसरे में है 4, तो ये नहीं हो सकता। अगले में मैग्नीशियम में 24 है और 25 है, तो मास अलग है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है कैल्शियम 40 एंड पोटेशियम 40, तो ये हमारे लिए ओके है। बाकी अगर ये बात में डाउट हो तो मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है पोटेशियम, तो जो यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है ये मास होता है, और जो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है इसे हम लिखते हैं, कह सकते हैं हम यहाँ पे जो 20 में है, बट 20 यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर है वो हमें यहाँ पे लिख के दिया जाता है जो पोटेशियम का है, और ये एटॉमिक नंबर 19 होता है। लेकिन क्योंकि ये 19 है तो हमें यहाँ से चेक लेना होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो यहाँ पे जो मास आने वाला है, या हम कहें जो ये पेयर है, ये गलत रिप्रेजेंट है। तो 40 और 20 में हमारे पास पोटेशियम 20 नहीं हो सकता, जिसके चलते हमें जो ऑप्शन है वो हम लिखने वाले हैं इसके लिए डी, क्योंकि पोटेशियम 19 पे नहीं हो सकता। मास 40 ओके है, बट जो 20 है वो यहाँ पे भी ओके नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चेक लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है मॉलिक्यूल दैट डज नॉट एग्जिट डाइपोल मूवमेंट।
तो डायपोल मोमेंट में हमें चेक करना होगा कौन सा यहाँ पे डायपोल मोमेंट हमारा एग्जिबिट नहीं कर रहा है, तो ये जीरो होगा। तो हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें यहाँ पे ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अमोनिया। तो अमोनिया अगेन हमें थ्योरी में मेंशन कर चुके हैं। NH3 जो मॉलिक्यूल होता है ये पोलर होता है अपने स्ट्रक्चर की वजह से, जो इसका पैरामिडल स्ट्रक्चर होता है। देन CHCl3 ये भी टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल अलग हैं, कुछ डिफरेंट है, जिसके चलते ये हो जाएगा आपका पोलर। वाटर ये बेंट स्ट्रक्चर लेके आता है, तो यहाँ पे बेंट स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके कुछ। O और H में O का मूवमेंट है और O और H में अगेन O के तरफ मूवमेंट होगा। तो ये जो शिफ्टिंग है वो O की साइड पे होगी, तो नेट डायपोल मूवमेंट होगा, ये जीरो नहीं हो सकता। अगला CCl4। तो CCl4 जो होगा इस पे चेक लेते हैं। CCl4 का जो स्ट्रक्चर है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमने बात करी हुई है, जैसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर सारे कॉर्नर सेम हो तो ये नेट डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो देता है। ये बात हमने थ्योरी में पढ़ी थी, हमने CH4 के लिए पढ़ी हुई है, ये CCl4 है। तो मॉलिक्यूल सेम अलग है थोड़ा, बट हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो सिमेट्रिकल है वो सेम ही है। तो इसके चलते यहाँ आंसर हो जाएगा डी। सो डी इज द आंसर जो 6th क्वेश्चन का होगा। 7th पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 18 ग्राम ऑफ वाटर है इसमें कितना हाइड्रोजन होगा। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में हमें हाइड्रोजन देखना है। तो चलिए देखते हैं। 18 ग्राम का मतलब है 18 ग्राम ऑफ H2O। इसका मतलब है अगर हम मोल्स में चेक करें, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो 18 ही है, और ये हो जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल यहाँ पे मास है, तो 1 मोल मास के साथ अगर हम चेक करें तो हमें क्या मिलने वाला है? 1 मोल का मतलब ये H2O का मॉलिक्यूल ही हो जाएगा, और हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का मतलब है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो ऑप्शन है करेक्ट वो हो जाएगा बी, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो यहाँ पे कुछ आयन दिए हुए हैं, तो इन आयंस में हमें साइज के बारे में बताना है। तो ये साइज जो हमें दिए हुए हैं, इन साइज में हम कैसे वेरिएशन देख सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को नोटिस करना होगा कि ये जितने भी आयन दिए हैं ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से हम यहाँ पे इनका जो साइज है वो सिर्फ चार्ज के बेसिस पे जज कर सकते हैं। तो चार्ज के बेसिस पे जजमेंट कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हमें चेक करना होगा सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन आता है एटॉमिक नंबर हम कहेंगे 7 पे, और 3 इसमें ऐड करे गए हैं, माइनस का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गेन, एनाइन बना है। तो 7 + 3 10। ऑक्सीजन आता है 8 पे, 8 + 2 हो जाएगा 10। फ्लोरीन आता है 9 पे, 1 का चार्ज है तो +1 10। सोडियम आता है 11 पे, बट यहाँ माइनस का प्लस का चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा 10। तो सभी में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 10 ही है, क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से हम लोग इन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। मैं आपको बता दूं जितने भी एनाइंस होते हैं, मतलब माइनस के चार्ज के, वो साइज में बड़े होते हैं, और जितना साइज मतलब माइनस का चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज बड़ा होगा। वहीं पे जो कैटाइंस होंगे वो स्मॉल होते हैं। अगर इसके लिए थोड़ा और जस्टिफिकेशन चाहिए हो तो मैं इतना और ऐड करूंगी कि जितने भी एनाइंस होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं साइज में, और जितने भी कैटाइन होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो एनाइंस होते हैं उनका साइज, या हम चलो आर में लिख लेते हैं, ये बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, और जितने भी कैटाइंस होते हैं, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो उनका साइज छोटा रहता है अपने पेरेंट एटम से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से है जो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिया हुआ है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, बट हाँ यहाँ पे हमें आंसर कंक्लूड करना चाहिए।
जो स्मॉलेस्ट साइज में है वो हो जाएगा सोडियम। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, सारे एनाइंस हैं वो पैरेंट एटम से बड़े होते हैं, कैटाइन पैरेंट एटम से छोटा होता है तो ये स्मॉलेस्ट है, बट आपको ये फैक्ट नोटिस करना जरूरी है कि सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो अगेन यूटी में भी क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आए थे, जैसा हमारा कहना था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो क्रोमियम और कॉपर पे ही आती है। तो ये हमारे नॉर्मल या मैं कहूँ ये एक्सेप्शंस हैं जिसके चलते मोस्टली यही दिया जाता है। तो क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, क्रोमियम के अंदर होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन जो मेंशन है वहाँ पे। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें शॉर्ट में तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट 4s को फिल करा जाता है तो ये होगा 4s1, 2 होना चाहिए बट डी को फुली फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिया जाता है जिसके चलते हो जाएगा 4s1 3d5। तो क्रोमियम आर्गन 18 4s1 3d5 है। अब इसमें हम चेक करें अगर ऑप्शन से तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे s के साथ भी लिखा हुआ है। तो चलिए नियॉन के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन के बाद फिल करना पड़ेगा। 10 के बाद थर्ड शेल फिल होगी 3s2, देन आएगा 3p6, 4s जो एक्सेप्शन है तो वो 4s1 और 3d5 ही रहेगा। तो चेक करते हैं किस में हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। फर्स्ट में 3d4 है, सेकंड में 3s2 भी है, 3p6 भी है, 3d5, देन 4s1। लिखते समय कुछ ऐसे लिख दिया जाता है तो इससे कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिखने में कर देते हैं कि पहले 3 लिख लेते हैं फिर 4, बट फिलिंग के टाइम पे पहले 4s फिल होता है और फिर 3d। तो फिलिंग इस ऑर्डर के साथ होगी, लिखते समय आप इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्रोमियम यहाँ ऑप्शन होता है सेकेंड वन। तो हम लोग 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शो द प्रॉपर्टी ऑफ। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें देखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ऑक्सीजन जो है वो 8th नंबर पे आता है। 8th नंबर पे जो इसमें होगा, चलिए लिखते हैं, ये 10th है, 8th नंबर पे आता है, लेकिन हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो O2 होगा। इसमें टोटल एटम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 8 + 8 = 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। वैसे तो डायरेक्टली पैरामैग्नेटिक है बट हम थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहेंगे MOT थ्योरी से। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा, मैं कंप्लीट लिख रही हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s। ये तो नॉर्मल ऑर्डर होता है। बाकी ऑक्सीजन के लिए जैसा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ये फॉलो करता है Z XY XY Z। तो हम पहले लिखेंगे सिग्मा 2pz, देन आएगा पाई 2px पाई 2py, देन आएगा पाई एस्ट्रिक दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एस्ट्रिक 2py। इतना है। हमें फिल करने हैं यहाँ पे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। चलिए फिल करते हैं। सो सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, S में 2, अगेन 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। P क्योंकि X Y Z सब अलग अलग लिखे गए हैं इसलिए इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, क्योंकि आप X Y Z तीनों के मिला के 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10। देन यहाँ फिल करते समय 1 पहले लिखते हैं फिर 1 लिखते हैं। अगर और इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 2 और 2। तो इसके चलते यहाँ पे हम फिर सेकंड फिल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। आप गिन सकते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन हम डन कर चुके हैं। 14 के बाद अब बचा है 15 और 16। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप बहुत केयरफुल वर्क करें। 15th इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करा जाएगा और 16 अदर में, क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी बराबर होती है तो हुंस रूल में कहा गया है कि हम इन्हें सिंगली फिल्ड करते हैं। तो ये सिंगली फिल्ड हो जाएंगे। क्योंकि ये सिंगली फिल्ड हुए हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बाकी हमने O2 के लिए करा हुआ है जो कॉन्फ़िगरेशन था क्लास में, तो उससे ही डायरेक्टली हम कंक्लूड कर सकते हैं, बट चेक के लिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। पूछा जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या हैं और वो कौन से उससे ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो ये फैक्चुअल डेटा है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये मोस्टली अकर होंगे, या हम कहेंगे एक, हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ ज़्यादातर हमारे कंपाउंड्स में अवेलेबल हैं। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। सो 11 में फैक्चुअल है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस और पी के। मूविंग टू द 12th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनमें से किस में आयनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट होगी। क्वेश्चन अच्छा है, मैं कहूँगी डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है जो अगर हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव लेके चले तो आता है, बट हाँ बच्चे अगर सिर्फ लर्न कर रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक एनालिसिस है जिसे आप विदाउट एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के नहीं कर सकते हैं। ये सिंपली मगअप करने से नहीं होने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है। सो 12th क्वेश्चन में कहा गया आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है एटम में से। ये हमें एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से बंधा हुआ होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है अच्छी है, 2p3 है ये। 2p3 का मतलब अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा तीनों में, इसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड। ये स्टेबल होता है, ब्रेक करना आसान नहीं है। मैं सी पे चलती हूँ। 2p6 फुली फिल्ड है, अगेन इसे ब्रेक करना आसान नहीं है, जिसके चलते ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा एनर्जी लेगा। बट अगर हम आए बी ऑप्शन पे जहाँ है 3s1, एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इजीली जाने को तैयार है, फिर इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है जो हमें पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। तो जितने भी फैक्ट हैं आप कनेक्ट करके उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है उसमें 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। सो आवर आंसर इज बी। तो 12th का आंसर हो जाएगा सेकंड। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं एजर्शन और रीजन की तरफ कि यहाँ पे इस एजर्शन और रीजन में क्या आंसर होंगे और यहाँ पे क्या वैल्यू मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। पहला 13 जो क्वेश्चन है यहाँ पे एजर्शन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज ड्यूरिंग एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेट कर रहा है और पर्टिकुलरली जो ये बता रहे हैं वो है प्लैंक्स थ्योरी। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें कहा जाता है कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो वहां से कंक्लूजन है। बाकी ये बात कनेक्शन हमारे पास और भी है जो एक एनर्जी के क्वांटाइजेशन का है। तो चलिए एक डायग्राम से हम लोग इसे कहते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये हमारा एटम है तो इसमें एक और सर्किल हम लोग ले लेते हैं। अगर हम इस एटम को मान लें और यहाँ पे एटम में ये है न्यूक्लियस, हमें पता है कि एटम में मल्टीपल शेल्स होती हैं, तो एक और शेल बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इस वाली शेल में है जिसको मैं 1 मान रही हूँ और ये है सेकंड, तो जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट वे में जा सकती है। प्लैंक्स थ्योरी में कहा गया था, वो एक रिलेशन है यहाँ पे। बाकी देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड में जाएगा तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं कहूँ फर्स्ट शेल की एनर्जी है -10, जस्ट मैं लेट कर रही हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, वैसे 13.6 है बट अभी हम इतना ही मान रहे हैं। और हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू होती है वो आगे जाके बढ़ती जाती है, इसलिए जो मैं लेट कर लेती हूँ मैं कह देती हूँ ये है -5। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड में जाएगा तो फर्स्ट से सेकंड में जाते समय उसे कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जो एनर्जी है वो हम देख पा रहे हैं कि इसे अगर हम +5 की एनर्जी दे दें तो ये आगे जंप कर जाएगा। तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो जो एनर्जी आई है वो फर्स्ट और सेकंड शेल की एनर्जी का अंतर है। तो अगर ये ई फाइनल है और ये है ई इनिशियल, तो डेल्टा ई होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हमारे डेल्टा ई है जो अंतर है दोनों के बीच का। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो जब आगे जंप कर रहा है तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है।
जब ये वापस अपनी पहली शेल में आएगा तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में, इसका मतलब ये है। और जो ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं ये कैसे आया, जब एनर्जी फिक्स्ड है तो हमें पता है प्लैंक्स थ्योरी से E इज इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, तो एजर्शन तो ठीक है कि हम लोग जब जंप करेंगे तो डेफिनेट एनर्जी होगी। रीजन कह रहा है एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और ये बात सही है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास थ्योरीज का कंक्लूजन है। और अगर एनर्जी एक फिक्स्ड वे में आ रही है तो ये क्वांटाइज्ड है, दैट मीन्स ये एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ वेरी करने वाली है, एक इंटीग्रल वैल्यू में वेरी करने वाली है, या यहाँ पे जो ये वैल्यू मिलेगी ये फिक्स रहने वाली है, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स होती है। जंप एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में उसी डिफरेंस के साथ एनर्जी का रिलीज होगा या वो एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ये बात इसमें बिल्कुल सही कही गई है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो इसका ये रीजन है वो ओके है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। तो 14th क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन फ्लोरीन। तो एक ऑप्शन यहाँ पे टिक करते चलते हैं हम लोग पहले। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी ऑफ क्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, अब देखिए बात काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड लिखी है जो हम लोग रिजल्ट पढ़ते हैं, बट एक वर्ड में स्वैप करा गया है, वर्ड है लेस नेगेटिव, जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि क्लोरीन होता है मोर नेगेटिव, क्योंकि एक्सेप्शन है। फ्लोरीन होना चाहिए था बट फिर भी हमें मिला है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो यहाँ पे मिला हुआ है वो हमें क्या चेंज देखना होगा, तो क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो लेस नेगेटिव कह रहा है। तो लेस नेगेटिव में मोर होना चाहिए, तो हमारा एजर्शन रॉन्ग है यहाँ पे। देन रीजन क्या कह रहा है देखते हैं। फ्लोरीन एटम इज मच स्मॉलर इन साइज देन क्लोरीन। तो ये बात सही कही गई है। फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है कि अगर मैं 17 ग्रुप को देखूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम है वो हो जाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमारे पास स्मॉलेस्ट एटम है। देन अभी हम लोग अगर चलें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें तो हम लोग यहाँ नंबर को थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है उसमें आप चेक ले सकते हैं 8400313867। तो हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं वापस। तो 14th वाला जो क्वेश्चन है वहां पे हमने देखा कि एजर्शन गलत है। तो एजर्शन गलत है, बट जो रीजन है यहाँ पे एज अ स्टेटमेंट वो सही है, बट क्योंकि गलत है तो हम एक्सप्लेनेशन की बात तो नहीं कह सकते। तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो हो जाएगा एजर्शन, दैट मीन्स ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो जो ऑप्शन हमें मिलने वाला है वो ऑप्शन हो जाएगा डी। सो आवर ऑप्शन इज डी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हम लोग ने थोड़ा सा करेक्शन करा हुआ है। जो नंबर है उसमें मिल जाएगा 8400313867। तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम लोग अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15th एजर्शन रीजन। तो 15th एजर्शन रीजन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज 0। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का वो 0 होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कैसा रहने वाला है। तो 15th क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर से हमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के बगैर डाइपोल मोमेंट को जज नहीं करा जा सकता। तो बोरॉन 3 थिंग्स है, 3 थिंग्स को अरेंज करने का बेस्ट वे होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, F रहेगा ऐसे कुछ, तीनों ही एक दूसरे पे 120 डिग्री पे अरेंज रहेंगे। तो जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे वो हो गया 120 डिग्री। देन अब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके ज्योमेट्री की वजह से ये डायपोल मोमेंट 0 लेने वाला है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा वो फ्लोरीन की साइड पे होगा। बी और एफ में अगेन फ्लोरीन साइड में, और बी और एफ में अगेन फ्लोरीन साइड में। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं जो एक दूसरे पे
120 डिग्री के एंगल पे एग्जर्ट हो रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नेट रिजल्टेंट लिखूं, जो हम लोग का एक कंक्लूजन रहता है कि अगर दो वेक्टर हैं v और v, वो इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी v ही होगा। अगर आप चाहें तो डायपोल मोमेंट, या हम कह सकते हैं दो वेक्टर के रिजल्टेंट के फॉर्मूले से जस्टिफिकेशन ले सकते हैं। ऊपर जो डायरेक्शन में है वो भी v है, तो इक्वल एंड अपोजिट दो वेक्टर हैं, जिसके चलते इनका जो मूवमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट हमें कोई भी मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं है, जिसके चलते BF4 का डायपोल मूवमेंट होता है 0 और इसे कहा जाता है नॉन पोलर। देन रीजन पे चलते हैं, एजर्शन ओके है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले रीजन पे, तो रीजन में कहा जा रहा है नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन इट्स ज्योमेट्री। डेफिनेटली ट्रू, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे ज्योमेट्री एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये डायपोल मोमेंट 0 दे रहा है। अगर स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता तो हो सकता है कि ये 0 मोमेंट ना दे। तो स्ट्रक्चर इज द रीजन, क्योंकि B और F अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मूवमेंट तो होता है, पोलैरिटी होती है, फिर भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, जिसका रीजन ज्योमेट्री है। तो रीजन एकदम सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, जिसके चलते हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन होना चाहिए बोथ A एंड B आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मूविंग टू द अदर क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर 16 क्वेश्चन पे हम लोग चलें तो 16 क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। अगेन इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, एक एक्सेप्शन जो आयनाइजेशन थेरेपी का होता है, जिसे हमने क्लास में डिस्कस भी करा था कि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो चलते हैं एजर्शन पे। तो एजर्शन में कहा गया है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी है बेरिलियम की, वो बोरॉन से ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं क्या ये कंक्लूजन सही है। बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। बोरॉन आता है 5 पे, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। अभी जब आप फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो बेरिलियम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम कहेंगे रिमूव करा जाएगा, तो वो होगा इस 2s2 की शेल से, जो फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड स्टेबल माने जाते हैं। फुली फिल्ड मींस स्टेबल। और वहीं पे अगर बोरॉन से आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो देने वाला है 2p1 से, जो सिंगली मैं कहूंगी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई हाफ फिल्ड नहीं है, कोई फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी नहीं है। और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके निकलने के बाद जो 2s2 बचेगा वो फुली फिल्ड होगा और स्टेबल होगा। दैट मीन्स बोरॉन है रेडी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके जाने के बाद वो फुली फिल्ड और स्टेबल होने वाला है। वहीं बेरिलियम रिलेक्टेंट है, वो कह रहा है नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, क्योंकि मैं फुली फिल्ड हूँ, मैं स्टेबल हूँ और मुझे कोई रिएक्टिविटी नहीं चाहिए। जिसके चलते बेरिलियम में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन का रिलीज नहीं चाहता, और बोरॉन में कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये चाहता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ले दें। तो हमारे लिए कंक्लूजन कुछ ऐसा है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट ऐसा ही कह रहा है। बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होती है बोरॉन से, सो एजर्शन इज करेक्ट। रीजन पे चलते हैं। 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। अब एनर्जी के कंपैरिजन के लिए हमें जाना होगा सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। वहां पे हमने एक रूल पढ़ा था, बोर ब्यूरी रूल, जिसे हम कहते हैं n+l रूल। जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो देखते हैं, 2s में n है 2 और l है 0, इसको आप ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। 2p में n है 2 और l है 1, आप ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। इसका मतलब एनर्जी जो 2p की है वो ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ 2s के। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है कि 2p ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो मेन रीजन है वो है फुली फिल्ड होने की ज्यादा स्टेबिलिटी बेरिलियम में, और p1 में इजीली इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल होने का कारण। तो ये एक एग्जैक्ट रीजन नहीं है और रीजन गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। सो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं MCQs और एजर्शन रीजन। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है, जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के साथ थे, तो हम लोग ने इनके आंसर्स मार्क करे हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं।
तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो 15 हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी के साथ। यहाँ से चेक करें, यहाँ पे 5 शॉर्ट आंसर हैं जो 2 मार्क्स के हैं। तो हम लोग कंप्लीट आंसर तो नहीं लिखेंगे, बट एक फैक्ट बता देंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनमें हमें लिखनी चाहिए या क्या फैक्ट वहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, सेक्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर, या हम कहें सेक्शन बी, जो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कुछ चॉइस कह रहे हैं इन 1 क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट हैं और 2 मार्क्स के ये कैरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कहा गया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। मास परसेंटेज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जिसका भी परसेंटेज हमें बताना हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन जैसे कि हम कह दें, तो हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब जो भी उसका कंपाउंड का मास है वो हमें लेना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, मास ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन वहां पे है 6 कार्बन है, हर कार्बन का मास 12 होता है, डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मास हमें लर्न रखना चाहिए, ये होता है 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी तरीके से आप सभी के लिए पता कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन वहां पे 12 है, इसका मास 1 होता है, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। थर्ड कोई भी एक चाहे तो आप पूरा कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं, 100 में से माइनस कर दें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, तभी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, मूविंग टू द अदर क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। फैक्ट है या मैं कहूँ ये डेफिनेशन है कि यहाँ पे जो EMR होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम लोग अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या हम कहें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, और लिख देते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तब इसे कहा जाता है, अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum. So the arrangement of electromagnetic radiation in the increasing order of the wavelength or decreasing order of the frequency, इसे कहा जाएगा electromagnetic spectrum. बाकी explanation है, इसे 1 मार्क्स का है तो आप इतना लिख सकते हैं, बट हाँ बेटर होगा अगर आप used to हैं, काफ़ी हैंडी है, तो आप इसका जल्दी से रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट या कौन से में किधर पे आएगी। तो फर्स्ट सबसे पहले बीच में होता है विजिबल, इससे पीछे होती है अल्ट्रावॉयलेट, देन होता है एक्स रे, और देन आता है गामा। अल्ट्रावॉयलेट के बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, एंड लास्ट इज रेडियो वेव। चाहे तो लॉन्ग रेडियो वेव लिख सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। विजिबल रीजन को हम लोग फर्दर स्प्लिट करते हैं, तो जो विजिबल रीजन है उसमें आता है VIBGYOR, ये है वेवग्योर। यहाँ वेवलेंथ हाईएस्ट वाले होंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाले होंगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट, ये हुआ 18 का ए पार्ट, हम चलते हैं 18 के बी पार्ट पे। बी में कह रहे हैं राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। तो कैनाल रेस के हमें 2 प्रॉपर्टीज चाहिए। तो फर्स्ट कैनाल रेस क्या है, ये एनोड रेज है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मॉडिफिकेशन करने के बाद कुछ रेज हमें मिली थी जो परफोरेटेड कैथोड में से पास हो रही थी, उनके होल में से पास हो रही थी, इसलिए उन्हें कैनाल रेस कहा गया। तो एनोड रेस को ही कैनाल रेस कहते हैं। और एनोड रे की आप प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट दे मूव फ्रॉम, जो इनका मूवमेंट है वो प्रिटेंड होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दे ओरिजिनेट, या हम कह सकते हैं दे प्रिटेंड टू ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड एंड दे मूव टुवर्ड्स कैथोड। बाकी जो मूवमेंट होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन में, आप ये लिख सकते हैं। थर्ड आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इनका जो नेचर होता है इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है, या हम कहें तो इनका जो नेचर या प्रॉपर्टीज है, चार्ज टू मास का रेशियो है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। तो हम एक्सपेरिमेंट में जो गैस लेने वाले हैं इससे फर्क पड़ेगा कि इनका चार्ज टू मास रेशियो क्या आने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 पे हमें चलना होगा और यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट 19 में कहा गया है कि हमें IUPAC नेम चाहिए 111 का। तो यहाँ पे एक सिस्टम था
जो नॉमेनक्लेचर का था, जब एलिमेंट्स के ओरिजिनल नेम नहीं दिए गए थे तो इन्हें सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम करा जाता था टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स ग्रुप में होते हैं और नाम सभी लोग अलग अलग दे रहे थे उसे। तो 111 के लिए, 1 के लिए हम यूज करते हैं अन, तो यहाँ पे आ जाएगा अन। देन मल्टीपल टाइम है तो आप उतनी बार लिख लें, और लास्ट में लगा दिया जाता है ईएम। तो ये अभी जो एलिमेंट है वो है रॉइंटजेनम, आरजी से हम इसे डिनोट करते हैं, तो नाम हो जाएगा अन अन अनियम। अगला बी कहा गया है वाई फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी एलिमेंट हैज एनोमलस बिहेवियर देन रेस्ट ऑफ द मेंबर। तो ये एक कंक्लूजन है जिसे हमने देखा था कि अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक ग्रुप ले लें तो उस ग्रुप में एसओपी ब्लॉक में है, जैसे मान लीजिए हमने लिया हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन आया एस्टेटाइन। अब टॉप टू बॉटम बढ़ें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सबसे स्मॉल होता है साइज में, तो ये जो फर्स्ट मेंबर है ये ऐसा नोटिस करा गया है कि कुछ अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है, कुछ डिफ्लेक्टेड बिहेवियर दिखाता है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, या और ओ से अलग। तो जो हम कहते हैं लीक से हटके चलना, तो ये वैसा ही होता है कुछ। तो यहाँ पे ये कुछ हटके चलता है, तो इसके रीजन क्या है? पहला रीजन अगर हम यहाँ पे लिखें 19 के लिए, तो पहला रीजन जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका साइज स्मॉल होता है, तो इस साइज में बहुत स्मॉल पाया गया है, जिसके चलते इसकी आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एक और, ये सभी एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं और सेकेंड शेल में डी ऑर्बिटल मिसिंग होता है। सो डी ऑर्बिटल का नहीं होना भी इसका कारण होता है कुछ डिफरेंट बिहेवियर का। ओके फाइन, 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20th क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। तो 20th क्वेश्चन में कहा गया है out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why। तो ये वही क्वेश्चन है जिसको हम लोग ने अलग से बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करा था पढ़ते समय भी और लास्ट रिवीजन डेज में भी कि ये कंफर्म आने वाला है। होपफुली स्टूडेंट्स ने इसे अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कहा हुआ है कि डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन है, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो अगर मैं बात करूं 20th क्वेश्चन की, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, फिर भी एक का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और एक का डायपोल मोमेंट कम है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे है फ्लोरीन, वहाँ पे था हाइड्रोजन। तो देखते हैं क्या फ़र्क है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहला पॉइंट, एन और एच में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो होता है नाइट्रोजन। तो तीनों के मूवमेंट होंगे नाइट्रोजन साइड पे। लोन पेयर का मूवमेंट हम अप साइड पे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों या चारों फोर्सेस, 3 फोर्सेस लोन पेयर की तरफ सपोर्ट कर रही हैं, जिसके चलते इसका डायपोल मोमेंट ऐड हो जाता है। वहीं पे एन और एफ में एफ ज़्यादा ताकतवर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, बट लोन पेयर अप साइड पे आएंगे। तो अप साइड और इन तीनों को मिला के जो कंक्लूडिंग फोर्स डाउनवर्ड आने वाली है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। कंप्लीटली कैंसिल नहीं होती है, बट पार्शली कैंसिल होने की वजह से इसका डायपोल मूवमेंट कुछ कम आता है। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, आपको ड्रॉ करके बताना था कि कैसे एरो का मूवमेंट होगा, और फिर थ्योरी लिखनी थी कि यहाँ डायपोल मूवमेंट ऐड हो जाते हैं और यहाँ पार्शली कैंसिल हो जाते हैं, जिससे आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि जिसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है उसका नाम है NH3, इसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। रीजन स्ट्रक्चर से आप समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जाम्पल। तो हमें एग्जाम्पल के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को समझाना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो फर्स्ट, H बॉन्डिंग, बॉन्ड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्लोरीन में भी पाया गया है, बट रफली हम एकेड के लिए इतना ही कहेंगे कि ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में होता है। बट यहाँ पे ये H बॉन्ड नहीं, हमसे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड पूछ रहे हैं। तो हमने इसे डिस्कस करा था कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग वो होती है जो किसी एक मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होती है, इसे किसी अदर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल है, हम लेंगे 2 नाइट्रोफिनॉल या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल में OH होता है जिसमें H भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी दिखाता है, प्लस का साइन लेगा पार्शियल, और NO2 में नाइट्रोजन होता है पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ आता है थोड़ा सा इंट्रैक्शन, और वो होती है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर ही H है, यही ऑक्सीजन है, इसलिए इसे इंट्रा कहते हैं।
दूसरी बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट फोर्सेस को कहा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है जो आपको इसमें लिखना था। बाकी मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ये हमारा स्टेटमेंट है जो लॉ का है, डायरेक्टली हमें याद भी रखना है, समझ के भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी पे चलते हैं, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये अच्छा एग्जाम्पल है, या हम कहेंगे ये अच्छी डेफिनेशन है। यहाँ पे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट हैं जो प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की इस तरफ ही। तो इसको मैं समझाना चाहूंगी। तो 21 क्वेश्चन में पूछा गया है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो मैं बता दूं, लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं विच गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन खत्म होने पे ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं। अगर रिएक्शन अपने कंप्लीशन पे नहीं गई है जितना उसे रिएक्ट करना चाहिए, तो हो सकता है अभी तक हमें लिमिटिंग मिला ही ना हो, तो विदाउट एंड ऑफ द रिएक्शन हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं विच गेट कंज्यूम्ड, विच गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली एंड limit the amount of प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका अमाउंट लिमिट कर देते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और हम बात करेंगे इसके एंड ऑफ रिएक्शन पे ही, क्योंकि रिएक्शन जब तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट होने के बाद भी दोनों रिएजेंट अभी बचे हुए हों। तो ये एंड ऑफ द रिएक्शन पे डेफिनेटली वर्क करता है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। बाकी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में कहा गया है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इन केस ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बहुत लॉन्ग डिटेल तो नहीं, बट इसका कुछ आंसर्स मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट ही देना है। SF6 में हम देखेंगे सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 16 पे आता है ये, जिसमें से 6 के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कोई लोन पेयर नहीं है। तो मैं कहूंगी जो नंबर ऑफ थिंग है यहाँ पे वो बराबर है 6 के ही। तो यहाँ पे 6 ही चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इन 6 नंबर ऑफ थिंग्स को हमें अरेंज करना है। तो 6 के लिए बेस्ट ऑप्शन जो होता है शेप, अगर मैं कहूँ तो वो है ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमें कंप्लीटली एक्सप्लेन करनी है, तो जैसा क्लास में बताया था, आप सल्फर के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और चेक करेंगे, अगर एक्साइटेशन जरूरी है तो एक्साइट करके फाइनली हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बट अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 6 ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, तो बेस्ट सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हो गए, 2 और चाहिए, ये होगा D2। तो आप काउंट करके चेक कर सकते हो, 1, 3 और 2 काउंट करके टोटल 6 हो गए, तो इसके लिए सुटेबल है, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। 23 में कहा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये हमने अभी लास्ट डे रिवीजन के समय पे प्रैक्टिस भी करवाया था। तो होपफुली बच्चे ये क्वेश्चन करके आए होंगे। तो ये बताया जा रहा है नंबर ऑफ फोटोन पे, ये होता है प्लैंक्स थ्योरी पे, कि प्लैंक्स थ्योरी में कहा गया है E इज इक्वल टू NH न्यू, वेयर N नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा होते हैं उस एनर्जी के जो फ्रीक्वेंसी न्यू लेके आया है। तो यहाँ पे लेकिन हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, तो इसका एक और फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन है NHc अपॉन लेमडा। तो यहाँ से N की वैल्यू चलिए एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा एनर्जी इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय H इंटू C। एनर्जी 1 जूल है जो SI यूनिट में है। देन यहाँ पे वेवलेंथ 4000 है, बट ये पिकोमीटर में है, इसके साथ आपको केयरफुल रहना होगा, हर चीज को SI यूनिट में होना चाहिए। पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर -12। सो मैं यहाँ रिलेशन लिख देती हूँ, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो ऐसा हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय H होता है 6.63 10 टू द पावर -34, और C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा और उससे N आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ
ये हमारा थ्योरी का नोट है। और हाउ इट इज़ यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कहा गया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द वेव एटॉमिक नंबर। और यहाँ कहा गया है कैसे हेल्पफुल है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, तो करंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक या मैं कहूँगी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करके दी गई है। और जब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करती हैं वैलेंस शेल की, जिसके चलते प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं और हम एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दे पाए हैं। तो अच्छा वे है ये अरेंज करने का। देन क्वेश्चन पे चलते हैं जो है बी पार्ट, इसका भी अच्छा पार्ट है। यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है डी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट डी ब्लॉक में एन एस मतलब एस ऑर्बिटल भरा जाता है। अब एस ऑर्बिटल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, अगर मैं उसके बारे में कहूँ तो जो एक्चुअल रेंज है हर एक एलिमेंट को देखते हुए जिसे लिखना चाहिए वो रेंज है 0 से 2, क्योंकि जो 0 होता है वो होता है हमारे पास, हम कह सकते हैं 0 से 2। तो 0 से 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसमें क्योंकि पैलेडियम पे है इसलिए अगर आपको जानना हो ये किसके लिए 0 एप्लीकेबल है तो उसका नाम पैलेडियम है। बाकी NS1 हमने देखा क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन है, और जो 2 है वो होता है मोस्टली सभी में। फिर N-1 जो हमारे पास है इसमें कितने फिल होंगे, ये होगा N-1D। तो D आता है 1 से लेके 10 तक पूरा। D 0 किसी में नहीं होता है, सब में 1 या 10 ही होता है, तो इसके बीच में हम लिखेंगे ये रेंज है। बट नॉर्मली S का 0 हटवा दिया जाता है और लिख देते हैं 1 से 2। तो ये मोर एक्यूरेट फॉर्म नहीं है, मैं कहूँगी अगर आप मोस्ट एक्यूरेट कहें तो वो फॉर्म ये है 1 और 2। अगर आप कहें कि नहीं 1 बहुत कम अपियर होता है तो 0 भी एक बार अपियर हुआ है, आप 1 को भी अवॉइड करें फिर NS2 लिखना चाहिए। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म है जो आंसर में आनी चाहिए वो आंसर की फॉर्म कहूँगी मैं ये है, ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म है जिसे हमें लिखना चाहिए। सो बेटर वे यही होगा। ओके देन हम चलते हैं 25A पे। 25A तो यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लेते हैं। तो 25 वाला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, 25A में है एक्सप्लेन द नॉन लीनियर शेप ऑफ H2S यूजिंग VSPR थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें H2S की शेप को एक्सप्लेन करना है। तो मैं पूरा थ्योरी तो नहीं लिख के बता रही हूँ बट हाँ मैं शेप ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। H2S सल्फर आता है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी वैलेंस शेल में, जिसमें से 2 इसने बॉन्ड बना लिए हैं। तो जो अभी बचे हैं इसके पास वो हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हमें 2 लोन पेयर दे देंगे। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल है विद एक जनरल फॉर्मूला AB2L2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ थिंग 4। और 4 थिंग्स को अरेंज करने का बेस्ट वे होता है टेट्राहेड्रल। क्योंकि यहाँ लोन पेयर आए हैं तो वो टेट्राहेड्रल शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया होगा और फाइनली उसे बोला जाता है बेंट वी शेप्ड और एंगुलर। बिल्कुल वाटर ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये उसी के जैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग बी, यहाँ पे आया क्वेश्चन का पार्ट। बी में कहा गया है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल में हमें डिफाइन करना है बॉन्ड ऑर्डर को और बताना है Ne2 मॉलिक्यूल का क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर देता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला दें तो ये हो जाएगा Nb माइनस Na बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बाकी Ne2 का पूरा MOT थ्योरी से स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे 10 + 10 ये 20 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा जिनकी फिलिंग हम लोग सिग्मा 1s और पूरा लेके कंप्लीट आगे तक कर सकते हैं और जिससे Nb माइनस Na हमें मिल जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं जो है 26। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है। 26A, 26A में कहा गया है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इतने नॉर्मल या हम कहें तो इन चीज़ों को जल्दी कंसीडर नहीं करते हैं, तो अच्छा पॉइंट है ये। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या डिफरेंस लेके आते हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का पहला पॉइंट, पहला, ऑर्बिट एक 2D शेप है और ऑर्बिटल एक 3D शेप है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक 2D शेप, ऑर्बिट जो डिफाइन करा गया था रदरफोर्ड मॉडल में करा गया है, तो रदरफोर्ड मॉडल और फिर एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल, नील बोर के मॉडल में भी कहा गया है, बट ऑर्बिटल वेव मॉडल या श्रोडिंगर वेव मॉडल में आया था। तो ये 2D शेप है, और अगर आप कहें कि ये एग्जैक्टली किस शेप में होते हैं, तो 2D में हमने इन्हें सर्कुलर माना हुआ है, बट 3D में ये स्फेरिकल भी होते हैं, ये डंबल भी होते हैं, डबल डंबल भी होते हैं। तो स्फेरिकल या डंबल शेप है जो ये लेते हैं विद सम रिंग्स। थर्ड, ऑर्बिटल्स में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आते हैं 2 ऑर्बिट में, 2n², और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यह है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट में हम डिफाइन करें तो ऑर्बिट, वो हम कह सकते हैं पाथ कहा गया था अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते रहते हैं या मूव करते रहते हैं और चारों ओर न्यूक्लियस के। वहीं पे ऑर्बिटल हम कहते हैं ये वो स्पेस है, वो 3D स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां मैक्सिमम होती है, दोज आर ऑर्बिटल्स। वहीं पे ये वो जगहें हैं जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने माना है यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वो सर्कुलर पाथ है। तो आप ऐसे पॉइंट लेके कोई भी 3 पॉइंट यहाँ पे कहा गया है उन्हें लिख सकते हैं। देन 26 के बी पोर्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, अगेन बच्चे का एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव जो उसे थोड़ा सा एक चीज़ों को समझना चाहिए, सिर्फ रटने से नहीं हो रहा। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन आवर डेली, तो लाइफ लिखना चाहेंगे बिल्कुल। तो डेली लाइफ में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा जाएगा वो क्या है, तो मैं कहूँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। बट पॉइंट टू बी नोटेड, वहां माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करी थी, और डेली लाइफ में हम मैक्रो के साथ डील करते हैं, या नॉर्मल मैक्रो भी नहीं है तो ऑर्डिनरी साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं या साइज की पार्टिकल्स हैं, या वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, वो रिकॉग्नाइजेबल हैं, वो बहुत छोटी नहीं होती हैं। तो हेजनबर्ग का डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और अगर आप लिखना चाहें तो आप इसमें लिखेंगे कि जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। वहीं पे अगर हम मैक्रो या ऑर्डिनरी साइज के मॉलिक्यूल्स की बात करें या ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो इनका हम पोजीशन भी बता सकते हैं विद फुल एक्यूरेसी। साइमल्टेनियसली हम इनकी वेलोसिटी या मोमेंटम को भी बता सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट में देखते ही हैं कि हमें बॉल की पोजीशन भी दिखती है और हम उसकी वेलोसिटी भी मेजर करके बताते हैं, या नॉर्मल किसी भी उस पर्सपेक्टिव में देख लें, कोई कार है, कोई साइकिल है, तो वो किस स्पीड पे चल रही है, कहाँ है, हमें दिखाई देता है। तो मैक्रो या ऑर्डिनरी साइज में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो माइक्रोस्कोप पे डेफिनेटली ये एप्लीकेबल था कि जहाँ से इसे कैलकुलेट हमने करा था कि वो पोजीशन पता नहीं चल सकती है या कहो वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, किसी एक को आप पता कर सकते हैं बट दूसरा उसी टाइम पे कंप्लीटली अनसर्टेन होगा। ओके 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन में कहा गया है वाई मॉलिक्यूल लाइक हीलियम कैन नॉट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, हीलियम 2 होगा, पर ये ऑब्वियस है, बच्चे समझ जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वाई हीलियम 2 कैन नॉट फॉर्म। तो He2 फॉर्म नहीं हो सकता है इसे, क्योंकि कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई है कि किस थ्योरी से समझाना है। तो आप चाहें MOT थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इस केस में 0 आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, या VBT थ्योरी में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पे भी बताया हुआ है। तो दोनों में से किसी भी एक थ्योरी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी मेंशन नहीं है यूजुअली, या मैं कहूँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का फ्रेम्ड है जहां अलग से लिखा है कि यूजिंग वीबीटी थ्योरी, तब हमें जरूरी है कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन से बताएं। थ्योरी मेंशन नहीं है तो आप MOT से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और VBT से भी। देन फिनोमेना पूछ रहे हैं वो रेजोनेंस। तो हमने बात करी थी कि रेजोनेंस एक फिनोमेना है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक ही स्ट्रक्चर से नहीं बता जाई जा सके या हम कहें एक्सप्लेन कर सकें, तो उस समय हम उस स्ट्रक्चर के मल्टीपल, उस मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि ओजोन ले लें
तो ओजोन का एक स्ट्रक्चर हम ये अडॉप्ट करते हैं और एक सेकंड भी है कुछ ऐसा, तो दोनों स्ट्रक्चर हैं। इलेक्ट्रॉन पूरे में रोटेट करते रहते हैं, तो हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाते हैं जो कुछ इस तरीके का है, और जिसके चलते हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और फिनोमेना ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैविंग टू और मोर स्ट्रक्चर का कहा जा सकता है रेजोनेंस। या अगर आप कंप्लीट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर, या हम कहें व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट कंप्लीटली डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देन वी ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर, और उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेटिंग और कैनोनिकल या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, एंड द फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस होगा। बाकी चलते हैं 28 के साथ। 28th क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट रिवीजन क्लास में ही कंप्लीट करा था, जो हमने क्लास में ली थी। तो उस क्लास में हमने कहा था कि इसमें टेबल ड्रॉ करके आपसे कंप्लीटली पूछा जा सकता है, तो मैं कंप्लीटली अगेन सॉल्व नहीं करूंगी, जस्ट एक मैं आइडिया दे देती हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपको थ्योरी में क्या लिखना था। तो यहाँ पे कितने 4 स्ट्रक्चर्स हैं या 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो चलिए इसे आगे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 4 एटम्स हैं जिनके लिए हमें पूरा टेबल बनाना होगा, तो टेबल एक ड्रॉ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा लिखना होगा। टेबल के लिए थोड़ा सा बिल्डअप, हमें एक टेबल बनानी होती है जहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जितने उन्होंने कहे हुए हैं, और उन एलिमेंट्स से हम लोग फिर आगे कंक्लूड करेंगे कि क्या यहाँ पे फॉर्मूला मिल सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्या करा जाता है, पहले एलिमेंट के नाम लिखे जाते हैं। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ कार्बन है, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। जो परसेंटेज है आप इसके सामने लिख लीजिए, 16.27 हाइड्रोजन, 0.677, ऑक्सीजन दिया गया है 10.8 और क्लोरीन दिया गया है 72.2। आपको नेक्स्ट में मोलर मास लिखना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, देन क्लोरीन होगा 35.5। आप मोल्स निकालेंगे, मोल्स का फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हम गिवन मास ले रहे हैं, हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि हमने टोटल कंपाउंड लिया है 100 ग्राम का, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनके मास इतने हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो तीनों में से डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आए उसे राउंड ऑफ करके एक हम परफेक्ट नंबर लेके आएंगे, और उसकी मदद से जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन का, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, और इसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपने वहां पे लिया होगा, बट एन का मल्टीप्लाई सब स्क्रिप्ट में होगा, तो आप उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने का तरीका हो जाएगा। देन अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी पे, तो जस्ट क्लोजिंग ही है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पे। तो 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्वांटम नंबर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पैराग्राफ आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बट यूजुअली पैराग्राफ के बगैर भी हम क्वेश्चंस कर पाते हैं, बट स्टिल रीड ज़रूर करें, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो उसमें। तो फर्स्ट कहा गया है क्वांटम नंबर ऐसा कौन सा है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में नहीं दिया गया है। ये हमने क्लास में डिस्कस करा था कि जो वेव मॉडल है उससे फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स आए हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे उलेनबेक नाम के साइंटिस्ट ने बाद में एड अप करा था। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज द वन जो ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। देन इसका और पॉइंट भी है कि व्हाट डज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल अस। तो और पार्ट जो ए का है, तो जो एन होता है वो हमें बताता है साइज के बारे में, जिसका एन बड़ा होता है उसका साइज ज्यादा होता है। और कुछ सिग्निफिकेंस जानना चाहें तो एन हमें बता सकता है एनर्जी के बारे में। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं 13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो साइज एंड एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एन, जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बी, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स? तो क्वांटम नंबर्स हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा मैं कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। एन बताता है शेल, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एल बताता है सब शेल। एम एल बताता है ऑर्बिटल। और एम एस बताता है स्पिन, जो क्वांटम नंबर ले रहा है। तो ये हमें सिग्निफिकेंस है कि गिव द इंफॉर्मेशन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। देन हम चलते हैं सी पार्ट पे। ये सी पार्ट हमें क्या बता रहा है, तो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट है। तो जो सी पार्ट है वो सी पार्ट में है एटॉमिक ऑर्बिटल n इक्वल टू 2। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 2, मतलब एक ऑर्बिटल में n2 है, शेल 2 है। l और ml की पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो जो l है हमने पढ़ा था कि ये n-1 तक जाता है, 0 और 1 ले लेगा वैल्यू। और जो ml है तो इसमें हमें केयरफुल रहना होगा। स्टूडेंट सिर्फ 1 के लिए लिख देते हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लिखना होता है। l इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा, और l इक्वल टू 1 के लिए आप लिखेंगे -1, 0 और +1। तो ये हमारा तरीका है लिखने का। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसे हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकंड। तो अगेन मैं बहुत लंबा कंक्लूजन नहीं दूंगी, एक शॉर्ट सा पॉइंट। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होती है सेकंड से। रीजन ले लेते हैं, मैग्नीशियम से लेते हैं। इसमें 2 एंथैल्पी होती हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये बनेगा Mg+, और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बन जाएगा Mg। ये +1 था तो ये होगा +2। देन हमने एक कंक्लूजन पढ़ा है कि जो कैटाइन होते हैं उनका साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। तो जो साइज होगा Mg2+ का वो स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, और जो साइज होगा रेडियस ऑफ Mg ज्यादा, उससे कम होगा रेडियस Mg+1, और उससे कम रेडियस होता है Mg2+ का। तो इसमें हमें कंक्लूजन मिलता हुआ कि क्योंकि पहले साइज ज्यादा होता है तो एंथैल्पी कम होती है। यहाँ पे कंक्लूजन एक और है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस क्योंकि ज्यादा है तो एंथैल्पी कम होती है। बट जैसे ही Mg+ बनता है तो अभी साइज कम हो जाता है, और कम साइज होता है रेडियस डिक्रीजेस, और इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ओके, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हम ले सकते हैं। बी पॉइंट पे चलते हैं। तो बी पॉइंट हमारे पास है व्हाट आर दी 2 factors due to which ionization enthalpy of main group element tend to decrease down the group। तो मेन ग्रुप या हम कहें तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल इनमें ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि टॉप टू बॉटम बढ़ते समय जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो घटती जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना चाह रहे हैं। तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये मैंने एल्कली मेटल्स लिखे हुए हैं। टॉप टू बॉटम मूव करते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। रीजन है लिथियम का जो रेडियस होता है वो काफी कम होता है, और डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता जाता है। क्योंकि डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है, और हमने ऊपर कंक्लूजन लिखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन, रेडियस इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाती है क्योंकि रेडियस लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, हम चलते हैं सी पार्ट पे। सो सी पार्ट में देखते हैं क्या हमें कंक्लूजन्स देने होंगे। सो फर्स्ट, यहाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगी ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कंक्लूजन वैसे हमारे पास पी ब्लॉक चैप्टर में होता था, बट पी ब्लॉक अभी डिलीट हो गया है। बट एक कंक्लूजन हम थर्ड चैप्टर में भी ले सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की मदद से। एक अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चे की लॉजिकल पर्सपेक्टिव या कुछ सोचने की ताकत को चेक कर रहा है, कैसा वो करते हैं कि नहीं करते हैं, सिर्फ मगअप तो नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी हुई है और ये पूछ रहे हैं कि ये डिविएशन क्यों है जनरल ट्रेंड से। जैसा ऊपर क्वेश्चन में कहा गया है कि डाउन द ग्रुप एंथैल्पी घटनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं, ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, ओके है। देन ये इंक्रीज हुआ है, ये अनयूजुअल है। देन अगेन डिक्रीज है, ये ओके है। और यहाँ पे अगले में फिर से एंथैल्पी बढ़ गई है जो अनयूजुअल है, ओके नहीं है। तो ये डिविएशन है जनरल ट्रेंड से। तो एल्यूमिनियम से गैलियम डिफरेंस हुआ है और इंडियम से थैलियम, तो ये फर्क पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं कि ये चेंज क्यों आया है। तो रीज़न छुपा है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और थोड़ी सी हमारी नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होनी चाहिए। तो देखते हैं। वैसे एक बच्चे के लिए कॉन्फ़िगरेशन जानना ओके है, बट हाँ, थर्ड चैप्टर में अब 11th क्लास के लिए इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है ये। तो फर्स्ट बैरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ना पता हो बट बच्चे को आइडिया हो, थोड़ा हल्का फुल्का भी तो चलेगा। तो फर्स्ट बोरॉन, बोरॉन आता है हमारे पास 5th नंबर पे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम आता है 13 पे, तो उसको लिख लेते हैं नियॉन, 3s2 3p1। देन आर्गन, 4s2 3d10 4p1। देन आया क्रिप्टन, 5s2 4d10 5p1। और नेक्स्ट अगर हम चलें तो थैलियम में आता है, क्योंकि हमें थैलियम तक कहा गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। देन आएगा जिनॉन, 6s2 4f14 5d10 6p1। तो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी थोड़ी अजीब सी लग सकती है, बट मुझे समझाने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये नॉर्मल नहीं है। अभी अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अगर नोटिस करें तो एल्यूमिनियम से गैलियम सडनली 3d10 के इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। फिर इंडियम से थैलियम, एल्यूमिनियम से गैलियम पे, इंडियम से थैलियम में सडनली 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो ये एक अनयूजुअल चेंज है और इस चेंज की वजह से ऐसा होता है। ओके, मूविंग टू द मोर डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं कहूँगी, हमने पढ़ा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एक इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या कहें शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, जिसमें कहा था कि डी और एफ का पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके चलते जो रेडियस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और रेडियस कम हुआ है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। तो डी के इलेक्ट्रॉन, जो ये 3d के इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि डी का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन नहीं कर पाता है। रिपल्शन नहीं होने की वजह से डी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन तो ज़्यादा करते नहीं हैं, तो यहाँ पे 4p के इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस चले जाते हैं और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस ताकत लगा रहा है। वैसे ही थैलियम में 4f14 को जिन्हें रिपल्शन देना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं देते हैं और फिर से इलेक्ट्रॉन जो p के हो जाएंगे वो न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा मोर क्लोजली बाउंड हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू द इंडियम, और इसके चलते यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो मैं कहूँगी अगर शॉर्ट में स्टूडेंट लिखना चाहें, जो थोड़ा इनफ मानना चाहिए, वो आंसर होगा ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं गैलियम में और थैलियम में आ जाते हैं एफ के इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका एक प्रॉपर आंसर है जिसे हम ले सकते हैं। सो मूविंग टू दी सेक्शन ई, जो लास्ट सेक्शन है इस पेपर का। तो 31 का ए पार्ट यहाँ कह रहे हैं अरेंज करना है आयनिक ऑर्डर के साथ। तो आयनिक ऑर्डर में देखते हैं, एक है NH, दूसरा है FH, नेक्स्ट है CH और नेक्स्ट है OH। तो ये हमें कुछ यहाँ पे कहे गए हैं। तो इसमें अगर देखें हम लोग, तो यहाँ सिंपली हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो इस ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, जैसे हम फोन के फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर होगा FH में, फिर आएगा OH में,
लास्ट होगा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट होगा NH में, देन आएगा CH में। तो ये आयनिक ऑर्डर है जो फॉलो होने वाला है। सो दिस इज द आयनिक ऑर्डर। मूविंग टू द अदर वन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जा रहे हैं ओजोन के, जो हमने अभी पीछे रेजोनेंस की डेफिनेशन में बनाए भी थे। तो ये ओजोन के स्ट्रक्चर हैं जो रेजोनेटिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं वन, बट हाँ क्योंकि स्ट्रक्चर हैं तो चलिए पूरे लोन पेयर के साथ ड्रॉ कर देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर हुआ, देन अदर स्ट्रक्चर में हम इधर पे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे। तो बीइंग मोर प्रिसाइज मैं बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर डिनोट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस इसका दिया जाता है, बाकी ड्रॉ करके हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेडिक्ट करनी है हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले चलिए हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं और फिर शेप बताएंगे। तो फर्स्ट है BCl3, क्योंकि यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों ने बॉन्ड बनाए हैं, तो 3 थिंग्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। 3 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, एक S और 2 P, sp2, और 3 चीज़ों का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इसका शेप हो जाएगा। देन CH4 में 4 थिंग्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और शेप होता है टेट्राहेड्रल। CO2 जो हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ भी करा था, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी जो कार्बन की है, 2 चीज़ों से जुड़ा है, तो अगर मैं कहूँ sp होगी और शेप होता है लीनियर। नेक्स्ट NH3 अमोनिया पैरामिडल, बट एक लोन पेयर होता है, टोटल थिंग 4 होती हैं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो शेप हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, शेप टेट्राहेड्रल है जिसमें एक लोन पेयर आता है जिसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहते हैं, एंड नेम इज पैरामिडल। ओके फाइन। देन ए पार्ट, इसको मैं रफली यहीं पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पोलैरिटी इन अ बॉन्ड विद एग्जांपल, तो पोलैरिटी के लिए आप एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि अगर कोई भी 2 एटम है जिन्हें मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम प्रेजेंट है और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उस बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आती है, जिससे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट अगर दोनों एटम सेम है तो यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं होगी और मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। देन ये थियोरिटिकल पॉइंट्स हैं जो MOT थ्योरी के हैं, हम लोगों ने लिखे थे, नॉर्मल पॉइंट्स उन्हें आप लिख सकते हैं। देन 32 का ए पार्ट कहा जा रहा है कि शेप क्या होगा, बाउंड्री शेप। तो 32 का जो शेप है उसमें देखें PY का शेप पूछा गया है, तो PY में डंबल होता है। अगर ये Y ऑर्बिटल हम मान लें, Y एक्सेस मान लें, तो ये डंबल शेप PY की हो जाएगी। देन हमसे DZ² को ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो हम Z² को वैसे तो हॉरिजॉन्टल Z को मानते हैं, बट स्क्वायर करने के लिए हम इसको Z मान सकते हैं। इस बात में कोई ऑब्जेक्शन होने का बनता नहीं है कि हमने यहाँ y लिया है, यहाँ z लिया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम एक्सिस को अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, या जैसा ड्राइंग हमें थोड़ा सा सही सही दिखे इसके लिए। तो हमने यहाँ y मान लिया और यहाँ z माना है, बट इसके अराउंड एक रिंग होती है कुछ इस तरह की, तो ये हमारा शेप हो जाएगा DZ² का। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है बी पार्ट में, हमें वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की, और डी ब्रॉगली वेलोसिटी दी गई है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, और हमें बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से जो हमें फॉर्मूला मिलता है H/P, जहाँ हो जाएगा H/mv। तो H की वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ इसको वैल्यू रख के आप पता कर सकते हैं। सी वाले पार्ट पे आते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटल कि हम उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराना जरूरी है, उसको उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देन मूविंग टू द लास्ट वन, हमारे पास है 32 का ए पॉइंट जो और के बाद आ रहा है। हमें डीमेरिट चाहिए रदरफोर्ड मॉडल के। अगेन मैं रफली यहाँ पे कहूँगी, रदरफोर्ड मॉडल का डीमेरिट में था स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो हम कहेंगे कि क्लासिकल थ्योरी में कहा गया है कि अगर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर मूव कर रहा है, देन इट शुड डेसिपेट्स इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी लगातार कम होनी चाहिए।
तो इलेक्ट्रॉन को एक स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। एटम स्टेबल होता है, पर वो क्यों होता है ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो नील बोर के मॉडल में एक्सप्लेन करा गया था बाय सेइंग दैट कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स पाथ विद टाइम। तो इलेक्ट्रॉन समय के साथ अपना पाथ बदलते नहीं है। सेकंड, बी में चलते हैं। हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दो स्टेटमेंट चाहिए। तो हमें कह देंगे कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ऐसा कहा गया है कि पहले माना जाता था कि एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब होती है, पर प्लैंक्स ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया था कि एनर्जी डिसकंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब होती है। सेकंड, इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देन इसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते थे, जो हमारे लिए ज़रूरी है। देन सी पे चलते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जिंक एंड फास्फोरस। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, और कितना अच्छा है कि हमें एटॉमिक नंबर भी प्रोवाइडेड है। तो ये हो जाता है आर्गन 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए, 4s2 3d10। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, मतलब सिंगली पेयर्ड कोई है ही नहीं। फॉस्फोरस आता है 15 पे, तो इसके लिए हम फिर आर्गन नहीं ले सकते अभी, नियॉन 10 ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 11 12। अभी हमें 3 और चाहिए, p3 होंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग कैसी होने वाली है। तो फिलिंग हमारे पास जो होगी उसे देखते हैं। जब भी 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक एक सिंगली फिल करते हैं, ये हुंस रूल में कहा गया है, जिसके चलते हमें मिलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा भी है। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो होगा 33। तो 33 का ए पोर्शन पे देखेंगे। डेंसिटी दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इट्स वॉल्यूम इज नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सोल्यूशन। तो क्वेश्चन थोड़ा, अगर बच्चों ने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करे हैं एकेडमिक लेवल पे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन प्रेजेंट करा हुआ है। बट चलिए देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो हमने पढ़ी हुई है, उसको मैं कहूँगी m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो अगर हम देखें तो हमें ये सेकेंड मोलैरिटी गिवन है, हमें एक वॉल्यूम गिवन है, और इनिशियल वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो हमें ये पता है ये पूछा जा रहा है, बस किसी तरह से हम इंफॉर्मेशन से मोलैरिटी पता कर लें। तो ये हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी रह चुका है, आई थिंक थर्ड एग्जाम्पल, या मैं कहूँ तो थर्ड यहाँ पे एमसीक्यू था इसी पेपर का, जहाँ ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन ग्लूकोज इन ब्लड का दिया गया था और हमने मोलैरिटी पता करी थी। अब बस वहीं से डेंसिटी ये जो दी गई है इससे पता कर लें मोलैरिटी, और इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो डेंसिटी यहाँ दी गई है 0.793 kg। ग्राम में करने के लिए आप 1000 का मल्टीप्लाई करें, ये ग्राम पर लीटर में हमें मिल चुका है अभी। इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए मोल पर लीटर के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप मोलर मास पता करें और यहाँ पे डिवाइड करते हैं। मोलर मास भी किसका, CH3COH का, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन है 16। तो ये एड अप होके 20 20 10 30 और ये हो जाएगा 32। तो ये मोलर मास है। अभी ये आ जाएगा मोल पर लीटर में। चलिए मान लेते हैं ये m1 है। तो हम इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ से v1 जो है वो हमें कैसे मिलेगा, हमें रखना होगा सारी वैल्यू को, m2v2 अपॉन m1। m2 हो जाएगा 0.25, v2 हो जाएगा 2.5, और जो मोलैरिटी हमने पता करी अभी यहाँ से, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसे सॉल्व करिए, आपको आंसर वॉल्यूम मिलेगा जो कि होगा लीटर में, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल। अगेन हमारा फैक्ट है जो थ्योरी में लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें देता है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो एम्पेरिकल हमें देता है एक सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूल का रिलेशन भी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, बट फैक्ट है, या मैं कहूँ तो एक थ्योरेटिकल डेटा है जो हम लोग कॉपी पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन जो हम लोगों ने लिया सेंट एंथनी के पेपर पे, जो आज 11th क्लास के स्टूडेंट दे के आए हैं। यह हाफ ईयरली का पेपर है। पेपर अच्छा है, मैं कहूँगी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पेपर बैलेंस्ड है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें कह सकती हूँ कि ये होंगे डायरेक्ट, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ लॉजिकल भी क्वेश्चंस हैं। कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छा है, जो एक ज़्यादा ही इसमें जैसे स्क्रीनिंग एफर्ट की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इन सिलेबस ही है, बट हाँ बच्चे इतना डिटेल पर्सपेक्टिव नहीं लेना चाहते हैं, या लेते हैं बट लेना चाहिए। तो ये अच्छा पेपर है और बढ़िया है। तो इसके साथ हम क्लोज करेंगे।
और नेक्स्ट आपके एक और पेपर के साथ मिलेंगे जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है क्लास 12th का, एपीएस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।